सत्यानाश हो इनका। मुझे इन लोगों ने नौकरानी समझ के रखा है। इतने लोगों के लिए खाना बना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। तभी रसोई में नीति का बड़ा भाई राजेश आता है। नीति खाना बना कि नहीं? कोई मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। एक इंसान एक समय में कितना काम कर सकता है। भगवान ने सिर्फ मुझे 2 हाथ दिए हैं, अभी खाना बनने में समय लगेगा। नीति तू ना एक नंबर की कामचोर हो चुकी है। राजेश बाहर चला जाता है और घर के बाहर राजेश के 3 भाई पंकज, मोहन, सुशील और बूढ़े माता पिता छोटे लाल बैठे थे। राजेश एक मध्य वर्गीय परिवार से था। मोहिनी जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वह बुढ़ापे में कोई काम नहीं कर पाती थी। घर का जिस कारण से नीति को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। तभी नीति खाना लेकर बाहर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने में मिर्च, मसाला और नमक सही से डाला है ना? पिछले 1 साल से मैं इस घर का खाना बना रही हूँ। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं खाने में नमक कम डालती हूँ या ज्यादा। बस बहुत हुआ, अब मुझे इस घर के काम नहीं होते। या तो आप बहू लेकर आओ या तो फिर मेरी शादी। यह देखो, इस कामचोर को जरा सा घर का काम क्या कर रही है। जमाने भर की बातें हमें सुनाने लग गई हैं। माँ, आप ही उठकर कर लिया करो ना घर का सारा काम। फिर क्यों अपनी बीमारी का बहाना लगाकर खाट पर बैठी रहती हो। एक तो इनका काम करो, ऊपर से इनकी भर भर के 4 बातें भी सुनो। पागल समझ के रखा है सबने मुझे। अरे नीति, रोज रोज तो तू सुबह शाम दाल चावल ही बनाकर खिला रही है, हमें कभी रोटी भी तो बना दिया कर। मुझे नहीं आती रोटी बनानी और ना मैं कभी बनाऊंगी। और जिसे रोटी खाने का इतना शौक हो तो खुद से बनाए और खाए। नीति का यह गुस्से वाला रूप देखकर सब दंग रह गए थे। नीति घर का सारा काम अकेले कर करके चिड़चिड़ी हो चुकी थी। माँ के बीमार होने से घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। थोड़े समय बाद राजेश और उसके भाई खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं। तभी एक दिन नीति को एक अमीर लड़के रोहन का रिश्ता आता है। उसके ससुराल में उसका पति रोहन, ससुर, सास, 4 देवर और 3 नंद थी। चलो, अच्छा ही हुआ मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं। कम से कम यह सब मिलकर मेरा हाथ तो बटाएंगे काम में। नीति यह सब सोचती है और कुछ समय बाद नीति की शादी रोहन से हो जाती है। नीति का नीति के ससुराल में बहुत ग्रैंड वेलकम किया जाता है। अगली सुबह रोहन और नीति अपने कमरे से बाहर आते हैं। नीति बहू, जा रसोई में और सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर। मैं नाश्ते में क्या बनाऊं सबके लिए? बहू, हमारे घर में तो सब 100 पराठे खाते हैं नाश्ते में। क्या 100 पराठे? हाँ बहू। हे भगवान, मैं इन किन राक्षसों के बीच आकर फंस गई। इनकी शक्ल देखकर तो लगता नहीं है कि यह 100 पराठे खाते होंगे। बेटा नीति, तू तो गई काम से। ये सब सोचते हुए नीति रसोई में जाती है। एक तो गर्मी का मौसम था, ऊपर से गर्मी इतनी तेज थी। एक तो इस गर्मी ने दम निकाल के रखा है, ऊपर से यह दर्जन भर के लिए 100 पराठे बनाना पड़ेगा। नीति सोचती है, अरे कोई तो आ जाओ मेरी मदद करवाने, यहाँ दर्जन भर लोग हैं। क्या सिर्फ खाने के लिए ही है? सत्यानाश हो मेरी किस्मत का। ऐसी मेरी किस्मत फूटी है। मैंने सोचा था अपने ससुराल जाकर आराम करूंगी, पर नहीं, यहाँ तो आते ही मुझे नौकरानी बना दिया इन लोगों ने। अब कैसे बनाऊं इतने सारे पराठे? नीति गैस ऑन करती है और जल्दी जल्दी पराठे बेलकर सेकने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि गैस चूल्हे की आग की भाप से नीति का शरीर पसीने से लटपट हुआ जा रहा था। बाप रे बाप गर्मी, ऊपर से इस गैस की गर्मी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। पसीने में नीति जैसे तैसे करके पराठे बनाने लगती है। करीब 1-2 घंटे बाद जानवी रसोई में आती है। भाभी सो गई क्या? आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जल्दी करो, भैया को ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ जानवी, बस बन गया है, बस थोड़ी देर और। भी नीति पराठे गिनती है। अरे नहीं, अभी तो सिर्फ 10 पराठे बने हैं। पराठे बना बनाकर मेरे हाथ दुखने लगे और ऊपर से इस गर्मी ने तो मेरा हाल बेहाल करके रखा है। नीति करती तो करती क्या, दुखी मन से एक के बाद एक पराठे बेल बेल कर रखने लगी। कुछ समय बाद नीति 100 पराठे तो बना लेती है, पर उसके कपड़े पसीने से पूरे तरह गीले हो चुके थे। पराठे बनाते बनाते नीति के हाथों में छाले भी पड़ गए थे। इसे घर नहीं, इसे भुक्कड़ों का जिला घोषित कर देना चाहिए। ये क्या नीति,
तुम इतनी गीली कैसे हो गई? रसोई में नहा रही थी क्या? हाँ, मेरा मन कर रहा था। मेरी हालत खराब हो गई। अंदर रसोई में ना कोई खिड़की है ना पंखा, और ऊपर से ये गर्मी। चल बहू, आकर नाश्ता कर ले हमारे साथ। नहीं, आप लोग कीजिए, मैं थक गई हूँ। और साथ ही पसीने से मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। मैं नहा कर आती हूँ। नीति अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद रोहित और उनके भाई अपने काम पर चले जाते हैं। नीति घर में सफाई कर रही थी। उसकी तीनों ननद अपने कमरे में बैठी थी। इनको तो बस खाना आता है। यह छछूंदरे, यह सारा दिन बैठी रहती है। ये नहीं कि भाभी अकेले घर का सारा काम कर रही है। ये नहीं सोचती आकर कुछ हेल्प ही कर दे। ये किन आलसियों कामचोरों के बीच आकर फंस गई मैं। दोपहर के समय नीति अपने कमरे में एसी के नीचे जाकर बैठ जाती है। चलो, एक चीज तो अच्छी है, मेरे ससुराल में गर्मी से बचने के लिए कमरे में एसी है। सफाई करते करते मेरी कमर टूट गई। आज तो चलो, अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। नीति जैसे ही अपने बेड पर लेटी होती है, वहाँ जानवी आ जाती है। भाभी तुरंत नीचे चलो, माँ आपको बुला रही है। जरा सा आराम क्या करने लगी, आ गई चुड़ैल मुझे बुलाने। बहू, जल्दी से 100 रोटियां बना दे तू। 100 रोटियां? क्या हुआ बहू? रोटी की बात सुनकर ऐसे चिल्ला क्यों उठी तू? माँ जी, 100 रोटियां क्यों? पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है क्या आपने? अरे नहीं बहू, मोहल्ले को दावत पर नहीं बुलाया है। ये तो हमारे घर के लोगों की रोज की खुराक है। क्या सच में यहाँ 100 रोटियाँ बनती है? 100 सुबह 100 दोपहर में खाने में खाते हैं। यहाँ के लोग लगता है जन्मों के भुक्कड़ है ये लोग। ये सब नीति सोच रही थी। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। नीति गुस्से में रसोई में चली जाती है। हे भगवान, उठा ले मुझे। अरे मुझे नहीं, इस बुढ़िया को उठा ले। नीति बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी वह आटा गूंथने लगती है। पता नहीं मेरे मायके वालों ने कौन से जन्म का बदला लिया है कि मुझे इन कामचोरों भुक्कड़ों के घर भेज दिया। करीब 2 घंटे तक रोटियां बेल बेल कर नीति की हालत खराब हो जाती है। उसके शरीर से पसीने टपकने लगते हैं। बाप रे बाप, ये गर्मी। तभी नीति फ्रिज के अंदर से बड़ी सी पानी की ठंडी बोतल निकालती है और साफ ठंडा पानी अपने शरीर पर डाल देती है। अब जाकर शरीर को ठंडक मिली। तभी नीति बची हुई रोटियां बनाने लगती है और रोटियां बनाते बनाते फ्रिज का ठंडा पानी भी अपने शरीर पर डालते जाती है। थोड़े समय में सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। मेरे ससुराल में खाने को तो इतने सारे लोग हैं, पर मजाल है जो किसी ने आकर यह सोचा हो कि नई बहू की थोड़ी मदद ही कर दी जाए। सारे के सारे बस तमाशा देखने को है। तभी रसोई में नीति की सास आती है और वह देखती है कि नीति ने बड़ी ईमानदारी से सारा काम किया है और वह बहुत खुश होती है। बहू, तूने आखिरकार साबित कर ही दिया कि तू एक मेहनती और संस्कारी बहू है। ज्योति बिटिया, जा और ये 100 रोटियां अपने पड़ोसियों के घरों में बांट दे और कहना यह हमारे घर की नई बहू के हाथों की रोटियां हैं। और यह भी कहना हमने भी मोहल्ले वालों की तरह अपनी यह रस्म पूरी कर दी और हमारी बहू के हाथों की बनी रोटियां आप सबको भी दे दिया। यह सुनकर नीति दंग रह जाती है। तभी ज्योति रोटियां लेकर बाहर चली जाती है। यह सब क्या है माँ जी? बहू, हमारे इस मोहल्ले की एक रीत है। यहाँ जिस भी घर में नई बहू आती है उसे अपने ससुराल में 100 रोटियां बनाकर पूरे मोहल्ले में दान देना होता है। सो तूने यह रस्म पूरी कर ली। अब तुझे दोबारा कभी 100 रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इस घर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे घर में 3 नौकर हैं और जो घर के सारे काम कर देते हैं। हम तो बस तुझे देख रहे थे कि तू घर काम में अच्छी है कि नहीं, पर तू तो बड़ी होशियार निकली बहू। यह सब सुनकर नीति के होश उड़ जाते हैं। क्या सच में अब मुझे इस घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ भाभी, हाँ, अब आप भी हमारी तरह एक एसी की ठंडी ठंडी हवा लीजिए और मनपसंद खाना खाइए और आराम कीजिए। यह सुनकर तो नीति के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वह खुशी से झूमने लगती है। उसके बाद से नीति अपने ससुराल में सारा दिन काम करने लगी और घर के काम उसके नौकर चाकर करते। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी स्टोरी? ऐसी मजेदार स्टोरी आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमें स्टोरी से यह सीखने को मिलता है कि कभी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, संघर्ष करने से ही फल अच्छा मिलता है।